नमस्कार दोस्तों। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी और उसके बिजनेस को समझना और उसकी फंडामेंटल एनालिसिस करना जरूरी होता है। इस वीडियो में आज हम फंडामेंटल एनालिसिस से संबंधित कुछ रेशियोज को समझेंगे। प्री मनी वैल्यूएशन एंड पोस्ट मनी वैल्यूएशन। जब कंपनी फंड रेज करती है यानी इन्वेस्टर से पैसा उठाती है या पब्लिक में पहली बार अपने शेयर इशू करती है, अपना आईपीओ लेके आती है, उस केस में इन्वेस्टर्स कंपनी एनालिसिस के लिए कंपनी की प्री मनी वैल्यूएशन एंड पोस्ट मनी वैल्यूएशन को समझते हैं और कंपनी एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। फंड रेज करने के पहले का वैल्यूएशन कंपनी का प्री मनी वैल्यूएशन कहलाता है एंड फंड रेज करने के बाद का वैल्यूएशन कंपनी का पोस्ट मनी वैल्यूएशन कहलाता है। पोस्ट मनी वैल्यूएशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है न्यू इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय ओनरशिप, दैट इज इक्विटी। Here, new investment means कंपनी कितना फंड रेज कर रही है एंड ओनरशिप दैट इज इक्विटी मीन्स कंपनी उस इन्वेस्टमेंट के बदले में कितने परसेंट इक्विटी डाइल्यूट कर रही है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई कंपनी 10 करोड़ रुपए रेज कर रही है और उसके बदले में अपनी 5% इक्विटी को डाइल्यूट कर रही है। इस केस में कंपनी का पोस्ट मनी वैल्यूएशन होगा न्यू इन्वेस्टमेंट दैट इज 10 करोड़ रुपीज डिवाइडेड बाय ओनरशिप दैट इज 5% equal to 10 crore divided by 0.05। थर्ड एंड फोर्थ स्टैंडर्ड में हम सभी ने पढ़ा है परसेंट इक्वल टू 1/100। सो 5% इक्वल टू 0.05। नाउ 10 crore is divided by 0.05 that is equal to 200 crore। सो कंपनी का पोस्ट मनी वैल्यूएशन यानी कि फंड रेज करने के बाद का वैल्यूएशन 200 करोड़ होगा। नाउ प्री मनी वैल्यूएशन यानी कि फंड रेज करने के पहले कंपनी का वैल्यूएशन क्या था। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पोस्ट मनी वैल्यूएशन दैट इज 200 करोड़ माइनस न्यू इन्वेस्टमेंट दैट इज 10 करोड़ इक्वल टू 190 करोड़। यानी कि फंड रेज करने के पहले कंपनी का वैल्यूएशन दैट इज प्री मनी वैल्यूएशन इक्वल टू 190 करोड़ था एंड फंड रेज करने के बाद कंपनी का वैल्यूएशन 200 करोड़ हो गया। AFN एडिशनल फंड्स नीडेड, इसे एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीडेड के नाम से भी जानते हैं। जब कंपनी बिजनेस एक्सपेंशन के लिए किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है या न्यू मार्केट में एंट्री करती है या न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के द्वारा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करती है, उस केस में कंपनी ये एस्टिमेट करती है कि कंपनी के पास प्रेजेंट में जो फंड्स अवेलेबल है उसके अलावा कंपनी को अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए कितने एक्सटर्नल फंड्स की आवश्यकता होगी। साथ ही इस बिजनेस एक्सपेंशन से कंपनी के प्रेजेंट बिजनेस ऑपरेशंस डिस्टर्ब ना हो, कंपनी के प्रेजेंट बिजनेस ऑपरेशंस पर इम्पैक्ट ना पड़े। इस एस्टिमेशन के लिए कंपनी AFN यानी इस फॉर्मूले का यूज करती है। AFN एज्यूम करता है कि कंपनी के प्रेजेंट फाइनेंशियल रेशियोज ओवर द टाइम चेंज नहीं होंगे। AFN एक एस्टिमेट वैल्यू प्रोवाइड करता है, एक्चुअल वैल्यू इससे डिफरेंट भी हो सकती है। AFN को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए प्रेजेंट में कंपनी की टोटल एसेट्स 400 करोड़ है, टोटल प्रेजेंट लायबिलिटीज 180 करोड़ है, नेट रेवेन्यू कंपनी का 300 करोड़ है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 12% यानी कंपनी अपने रेवेन्यू पर 12% यानी 36 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है। रिटेंशन रेशो 60% यानी कंपनी अपने नेट प्रॉफिट 36 करोड़ का 60% रिटेन कर रही है एंड 40% एज ए डिविडेंड पे कर रही है, एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। कंपनी अपने बिजनेस एक्सपेंशन से 15% की ग्रोथ एज्यूम करके चल रही है। सो
according to AFN formula, 15% of 400 crore minus 15% of 180 crore minus 15% of retained earnings. So here retained earnings of new sales means कंपनी की प्रेजेंट रेवेन्यू 300 करोड़ है. After business expansion with increment of 15%, company's revenue will be 345 crore. So net profit, that is 12% of 345 crore, will be 41.4 crore. So 12%. So retained earnings, that is 60% of 41.4 crore, will be 24.84 crore, which is here. After solve these calculation, we get 8 crore 16 लाख, यानी कंपनी को 8 करोड़ 16 लाख रुपए की एक्सटर्नल फंड्स की रिक्वायरमेंट हुई. इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इसे शॉर्ट में ICR भी कहते हैं. इंटरेस्ट कवरेज रेशो कंपनी की उसके आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बेयरिंग फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को सर्विस करने की एबिलिटी को मेजर करता है, यानी कि कंपनी की उसके डेट अमाउंट पर इंटरेस्ट पेमेंट करने की एबिलिटी को मेजर करता है. इन्वेस्टर्स कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले एंड लेंडर्स कंपनी को उधार देने से पहले कंपनी की रिस्क प्रोफाइल को चेक करने के लिए, कंपनी की रिस्क प्रोफाइल को मेजर करने के लिए इंटरेस्ट कवरेज रेशो का यूज करते हैं. यदि इंटरेस्ट कवरेज रेशो की वैल्यू 1 से कम है, इसका मतलब है कि कंपनी के इंटरेस्ट एक्सपेंस उसकी ऑपरेटिंग इनकम से अधिक है. इस केस में कंपनी अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को सर्विस करने के लिए, यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए, अपने रिजर्व में से कुछ पार्ट विड्रॉ कर सकती है या बोरो कर सकती है. इन्वेस्टर्स एंड लेंडर्स बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड बेटर एनालिसिस के लिए कंपनी के इंटरेस्ट कवरेज रेशो को उसके हिस्टोरिकल, क्वार्टरली ट्रेंड एंड एनुअल ट्रेंड के साथ कंपेयर करते हैं. साथ ही सेम इंडस्ट्री की अदर कंपनीज के साथ कंपेयर करते हैं. फंडामेंटल एनालिसिस करते समय कंपनी के सभी डेट अमाउंट को इंक्लूड करना चाहिए. कई बार कंपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को मैनिपुलेट करने के लिए अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में फॉल्स इंटरेस्ट कवरेज रेशो को रिपोर्ट करती है. इंटरेस्ट कवरेज रेशो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस. फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 100 करोड़ रुपीज है एंड मंथली इंटरेस्ट एक्सपेंस 90 लाख है. सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 100 crore multiplied by 100 and divided by 90 lakh multiplied by 12, because monthly interest expense will have to change in annual interest expense, and there are 12 months in a year. That's why 90 lakh multiplied by 12, which is equal to 10 crore 80 lakh, and the final answer is 9.26%. वेरिएबल कॉस्ट, कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट कंपनी की प्रोडक्शन वॉल्यूम और कंपनी द्वारा ऑफर की जाने वाली सर्विसेज पर डिपेंड करती है. यदि कंपनी के प्रोडक्शन वॉल्यूम और कंपनी द्वारा ऑफर की जाने वाली सर्विसेज अधिक है तो कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी. लेकिन यदि प्रोडक्शन वॉल्यूम और ऑफर की जाने वाली सर्विसेज कम है तो वेरिएबल कॉस्ट कम होगी. वेरिएबल कॉस्ट कंपनी और उसके बिजनेस के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस भी हो सकती है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, यदि कंपनी अपना प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़ा रही है तो प्रोडक्शन में लगने वाले रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाएगी. कंपनी को फैक्ट्री में काम करने के लिए वर्कर्स की एक्स्ट्रा यूनिट लगानी होगी. सेल्स पर्सन को दिया जाने वाला कमीशन बढ़ जाएगा. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी. फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ जाएगी, यानी कि प्रोडक्शन से संबंधित कॉस्ट बढ़ जाएगी. फिक्स्ड कॉस्ट, कंपनी की फिक्स्ड कॉस्ट उसके प्रोडक्शन वॉल्यूम एंड
कंपनी द्वारा ऑफर की जाने वाली सर्विसेज पर डिपेंड नहीं करती है। The fixed cost of a business does not change until a specific event occurs. For example, rent. रेंट एग्रीमेंट में टर्म एंड कंडीशन हो सकती है कि कंपनी हर साल 5% रेंट इंक्रीमेंट करेगी। दैट्स वाई कंपनी का रेंट एक्सपेंस साल में एक बार चेंज होगा अकॉर्डिंग टू दैट टर्म एंड कंडीशन ऑफ रेंट एग्रीमेंट। बाकी पूरे साल ये मत मैटर नहीं करता है कि कंपनी का बिजनेस चल रहा है या नहीं चल रहा है या कम चल रहा है, कंपनी को सेम रेंट अमाउंट पे करना है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज द डिफरेंस ऑफ रेवेन्यू एंड वेरिएबल कॉस्ट, यानी कंपनी के रेवेन्यू में से उसकी वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करने के बाद बैलेंस कंपनी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है। एंड कंपनी के कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से उसकी फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करने के बाद बैलेंस कंपनी का नेट प्रॉफिट होता है। यदि कंपनी के कंट्रीब्यूशन मार्जिन की वैल्यू नेगेटिव है तो कंपनी को लॉस होगा। कंपनी अपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन को उसके हिस्टोरिकल क्वार्टरली ट्रेंड एंड हिस्टोरिकल एनुअल ट्रेंड के साथ कंपेयर करती है। कंपनी अपने एंटायर बिजनेस के लिए कंट्रीब्यूशन मार्जिन को कैलकुलेट करती है। एंड फॉर ब्रॉडर एंड साइट्स, कंपनी किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट एंड स्पेसिफिक सर्विस के साथ साथ डिफरेंट जियोग्राफिक लोकेशन के लिए कंट्रीब्यूशन मार्जिन को कैलकुलेट करती है। फॉर एग्जांपल, कंपनी एशिया बिजनेस और यूरोप बिजनेस के लिए सेपरेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन को कैलकुलेट कर सकती है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन को कैलकुलेट का फॉर्मूला है टोटल सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करने के बाद बैलेंस इज नेट प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो को परसेंट की फॉर्म में कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। फॉर एग्जांपल, कोई कंपनी न्यू मार्केट में एंटर करती है, उसकी एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट 10 करोड़ एंड वेरिएबल कॉस्ट 13 करोड़ है। कंपनी 1000 पर एमआरपी पर 60,000 यूनिट्स पर क्वार्टर सेल करती है। देन कंपनी का रेवेन्यू 60,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 4, बिकॉज कंपनी 60,000 यूनिट्स पर क्वार्टर सेल करती है। दैट्स व्हाई मल्टीप्लाइड बाय 4 and 24 crore is company's annual revenue. Now, according to formula, contribution margin of company is equal to company's revenue, that is 24 crore, minus variable cost of company, that is 13 crore, that is equal to 11 crore. So, contribution margin of the company is 11 crore. Now, according to formula, contribution margin ratio in percent form is equal to 11 crore multiplied by 100 divided by revenue, that is 24 crore. So contribution margin ratio in percent form is equal to 45.53%. रेवेन्यू पर एम्प्लॉय, कंपनी अपनी प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी को मेजर करने, बढ़ाने एंड एम्प्लॉय रिलेटेड एक्सपेंसेस संबंधी डिसीजन लेने के लिए रेवेन्यू पर एम्प्लॉय मैट्रिक का यूज करती है। रेवेन्यू पर एम्प्लॉय मैट्रिक की वैल्यू जितनी अधिक होती है, कंपनी उतनी ही अधिक एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव समझी जाती है, उतनी ही अधिक प्रोडक्टिव मानी जाती है। कंपनी रेवेन्यू पर एम्प्लॉय मैट्रिक की वैल्यू को उसके हिस्टोरिकल क्वार्टरली ट्रेंड एंड एनुअल ट्रेंड के साथ कंपेयर करती है, साथ ही इंडस्ट्री की अदर कंपनीज के साथ कंपेयर करती है। रेवेन्यू पर एम्प्लॉय को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय करंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। फॉर एग्जांपल, दो हाइपोथेटिकल कंपनीज एबीसी एंड एक्सवाईजेड है। कंपनी एबीसी का रेवेन्यू 120 करोड़ एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 750 है, एंड कंपनी XYZ का रेवेन्यू 100 करोड़ एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 700 है। देन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला,
revenue per employee of company ABC is equal to 120 crore divided by number of employees, that is 750. Therefore, revenue per employee for company ABC is equal to 16 lakh. इसका मतलब है कि कंपनी अपने प्रत्येक एम्प्लॉय पर 16 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रही है. Similarly, for company XYZ, company's revenue, that is 100 crore divided by number of employees, that is 700. Therefore, revenue per employee of company XYZ is equal to 14,28,571. इसका मतलब कंपनी XYZ कंपनी ABC की तुलना में कम प्रोडक्टिव है एंड पर एम्प्लॉय कंपनी ABC की तुलना में कम रेवेन्यू जनरेट कर रही है. कंपनी प्रॉफिट पर एम्प्लॉय भी कैलकुलेट करती है. डिफरेंस होता है कि कंपनी उसमें टोटल रेवेन्यू की जगह नेट प्रॉफिट को यूज करती है. दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखिए. यदि इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में लिखिए, हम आपके कमेंट को आंसर करेंगे. थैंक यू.